नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सल कहने न जाने किस झोंक में कहा, या उनको जानबूझकर ये स्क्रिप्ट दी गई कि वो बोलें, या फिर इसके पीछे जो भी कारण रहा हो, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये शब्द उनके लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित होने जा रहा है, क्योंकि उनके लाल किले की प्राचीर पर ये बात कहने के पहले ही जो माहौल पूरे देश में बना हुआ है, युवा वर्ग, छात्र वर्ग नाराज़ दिखाई पड़ रहा है। जेन जी के बाद जेन अल्फ़ा भी सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है। उस स्थिति में ये शब्द कहकर उन्होंने, ऐसा लग रहा है कि शायद उसी वर्ग को टारगेट करते हुए कहा है जिसने उनके खिलाफ, उनके मंत्रियों के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर आंदोलन किया था और लाठियाँ खाई थी। तो ये, और उधर दूसरी ओर राजनीतिक रूप से भी लगातार इस शब्द को लेकर फंसते चले जा रहे हैं। विपक्षी नेता कह रहे हैं कि हाँ, हम भी दिमागी नक्सल हैं। इसलिए दिमागी नक्सल हैं कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, पढ़ाई लिखाई की है, दिमाग को हम अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है। सवाल ये उठ रहा है, विपक्ष खास तौर पर उठा रहा है कि क्या दिमाग का इस्तेमाल करने वाले लोगों को दिमागी नक्सल कहकर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है? और जिस व्यवस्था में दिमाग का इस्तेमाल करने वालों यानी पढ़ने लिखने वालों का मजाक उड़ाया जाए, तो वो व्यवस्था देश और समाज को कहाँ ले जाएगी, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। बहरहाल, इसके क्या कुछ नतीजे दिखाई पड़ रहे हैं, क्या कुछ इसके मायने निकाले जा रहे हैं, और क्या इस पर बहस हो रही है, बात हो रही है, और क्यों ये शब्द गढ़ा गया, कहा गया प्रधानमंत्री के द्वारा, इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं, पढ़ते लिखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। और जैसा आपका परिचय है, हम लोग जानते हैं कि आप भी पढ़े लिखे हैं, आपने पढ़ाया भी है, प्रोफेसर रहे हैं, बाकी और चीज़ें तो अपनी जगह हैं, लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि जिस खास वर्ग को टारगेट करते हुए ये शब्द गढ़ा गया है, उनमें आपकी कैटेगरी में आने वाले लोग भी हैं। तो आप भी मानते हैं अपने को कि आप भी दिमागी नक्सल हैं? देखिए मिश्रा जी, मेरे ख्याल से जितने लोगों की डिग्री असली है, ये लड़ाई जो है ये असली डिग्री वालों की और नकली फर्जी डिग्री वालों की है। ये नई परिभाषा दी आपने। नहीं भाई, यही हो सकता है भाई। देखिए, पढ़े लिखे तो मोदी जी भी हैं, उन्होंने भी एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस किया है, लेकिन आज तक मुझे एंटायर पॉलिटिकल साइंस का ना तो सिलेबस मिला, ना उसके टीचर्स मिले, ना मुझे उनके क्लास फेलो मिले, ना जूनियर मिले। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं जी, मैंने एमबीए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 74-76 में किया। आज भी मैं अपने 20 कंटेम्प्रेरी स्टूडेंट्स को, सीनियर्स को, जूनियर्स को, कुछ जीवित बचे हुए टीचर्स को खड़ा करके सर्टिफाई करा सकता हूं मैं उस कॉलेज में पढ़ा हूं। बीएचयू में मैंने 69 to 73 इंजीनियरिंग की। आज भी मेरे 100 क्लास फेलो सर्टिफाई कर देंगे कि अखिल स्वामी वहां पे था। अच्छा मिश्रा जी, एक चीज ये बताइए, अगर मान लीजिए कल मैं किसी बड़े पद पे पहुंच गया होता, अगर मान लीजिए मैं प्राइम मिनिस्टर हो गया होता, तो क्या काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नगाड़े और ढोल न बजते? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ढोल और नगाड़े न बजते? मुझे वहां न बुलाया जाता फैसिलिटेट करने के लिए कि देखिए स्वामी साहब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एमबीए किया है, इस क्लास में बैठ के किया है? वहां जाके पूछते क्लास वालों से और हमारे क्लास फेलो से पूछते, यार स्वामी जी थे कैसे थे, बचपन में क्या करते थे, कैसा नेचर था इनका? वही बीएचयू में जाके करते। आज तक आपने किसी यूनिवर्सिटी को यह क्लेम करते हुए सुना कि वो वहां पढ़े हुए हैं? कोई उनका टीचर नहीं, कोई उनका क्लास फेलो नहीं। देखिए, असली मुद्दा यह है, मेरे साथ मुश्किल क्या है, आपके साथ मुश्किल क्या है कि हमारी डिग्री असली है। अच्छा, असली डिग्री है तो हमें जस्टिफाई करना होता है, हमें बातें भी ऐसी करनी पड़ती हैं, वरना अगर हम बेवकूफी की बात करने लगे तो कल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बीएचयू का नाम जो है वो बदनाम हो जाएगा। तो हमें सोच समझ के बात करनी पड़ती है। यह है सवाल। देखिए, दिमाग अगर है तो आदमी सोचेगा। आप तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, हम भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं। हमारे जमाने में स्टडी सर्किल हुआ करते थे और हम लोग यूनिवर्सिटी के लॉन में बैठ जाते थे, 15-20 बच्चे। आरएसएस के भी होते थे, उसमें विद्यार्थी परिषद के होते थे, एसवाईएस के होते थे, कम्युनिस्ट होते थे, हर पार्टी के होते थे, और हम लोग बहस करते थे, चर्चा करते थे, और उसके बाद मित्र भाव से सब अपने अपने घर चले जाते थे। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। कारण क्या था कि हम लोग चाहते थे कि डेलिब्रेशन होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, जिससे कि आपको दूसरे के मत से सीखने को मिले। और यही जीएनयू के अंदर आप जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में यही फिलॉसफी अपनाई जाती है।
खुला संवाद, खुला डिस्कशन, ओपन डिस्कशन। अगर आप वामपंथी हैं, बिना शर्म के वामपंथी अपनी विचारधारा को रखिए, कोई दक्षिणपंथी है खुलेआम अपनी दक्षिण, लेकिन जो दिमाग है, जो सोचने वाला दिमाग है, वो आरएसएस को नहीं चाहिए, वो बीजेपी को नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए कि जो ऊपर से आदेश आए, सर संचालक ने ये कह दिया, ये आपको पालन करना है, मोदी जी ने कह दिया, शाह साहब ने कह दिया, आपको पालन करना है, अपने दिमाग का उपयोग नहीं करना है। आप जैसे जानते हैं, अगर आप वहां पे जाए आर्मी और एयरफोर्स में, वो ऐसे लोग चाहते हैं जो कि अपने अफसर की बात को अक्षरशः पालन करने की उनमें आदत हो, प्रश्न ना पूछे। अगर मान लीजिए रस्सा आप क्रॉस कर रहे हैं नदी से और आपके बॉस ने कह दिया रस्सा छोड़ दो, आपको छोड़ना पड़ेगा, यू हैव टू ओबे द ऑर्डर। तो आपके अंदर ये गुण देखते हैं कि आप ओबे करते हैं कि नहीं। आप दिमाग मत लगाइए अगर छोड़ दूंगा तो गिरूंगा, चोट लग जाएगी, देन यू आर नॉट फिट फॉर दैट जॉब। क्योंकि उस जॉब के अंदर जो बॉस कह रहा है, बॉस इज ऑलवेज राइट। लेकिन हमारे यहां मैनेजमेंट के अंदर हम कहते हैं अपने स्टूडेंट से, लेट अस डेलिबरेट, लेट अस डिस्कस, आर्गू विद मी, कंट्राडिक्ट मी, मेरे से प्रश्न पूछो, जवाब दो, सिद्ध करो मैं गलत हूं, मैं तुमसे पूछ हो जाऊंगा। क्योंकि जब तक शास्त्रार्थ नहीं होगा, क्योंकि ये तो है नहीं कि टीचर जो है वो सर्वज्ञानी है, भाई स्टूडेंट भी हो सकता है बहुत ब्रिलियंट हो, और ऐसे आपके सिद्धांत को जो आप प्रोपगेट कर रहे हैं उसको कंट्राडिक्ट कर दे और प्रूव कर दे आप गलत कर रहे हैं, ये खुशी की बात है। तो देखिए ये जो मुद्दा है, उन्होंने जो ये कहा है कि दिमागी नक्सल, दिमागी नक्सल का मतलब, दिमागी नक्सल में दिमाग का होना आवश्यक है। भाई दिमागी नक्सल तो तभी होगा जब दिमाग होगा, तो दिमाग नहीं चाहिए। दिमाग ये नहीं चाहिए, जो ऊपर का आदेश हो उसका पालन कीजिए, अक्षरशः पालन कीजिए, आंख मूंद के पालन कीजिए, और दिमाग को अपने घर में लॉकर में रख के आइए। तब बीजेपी, आरएसएस और बीएसपी के अंदर आइए, वो कहें चंदा चोरी करो तो चंदा चोरी करो। उन्होंने कहा कि पेपर लीक करो तो पेपर लीक करो, 50-50 लाख में बेचो और खूब पैसा कमाओ, लेकिन अपने दिमाग का उपयोग मत करो। जो ऊपर से आदेश आए उसका पालन करो। हम इस चीज में विश्वास नहीं करते। हम ये कहते हैं कि अगर मेरी बात तुम्हें गलत लगती है, मुझे कंट्राडिक्ट करो, मुझे चैलेंज करो और प्रूव करो कि मैं गलत कह रहा हूं। लेकिन सर क्या लग रहा है आपको, जिस तरह की रिएक्शंस आ रही हैं इस दिमागी नक्सल को लेकर, तो क्या कहीं ना कहीं ये एक सेल्फ गोल जैसी स्थिति दिखाई पड़ रही है क्या बीजेपी के लिए? क्योंकि उसको अब डिफेंड करना भी बीजेपी वालों को, मोदी जी के तमाम मंत्रियों को बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। अब रिजिजू साहब डिफेंड करने लगे तो उन्होंने कैटेगरी बता दी, 3 कैटेगरी बताई, लेकिन उसकी नंबरिंग कर रहे हैं 1, 2, 4, तीसरी भूल ही गए कैटेगरी। तो मतलब डिफेंड करना यानी ये हड़बड़ी है, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे डिफेंड किया जाए। और उधर विपक्ष जो है हावी दिखाई पड़ रहा है, वो कह रहा है कि अच्छा ठीक है तो मैं भी नक्सल हूँ, भाई पढ़ाई लिखाई का काम। चिदम्बरम साहब कह रहे हैं मुझे तो गर्व है कि मैं दिमागी नक्सल हूँ। और चिदम्बरम साहब बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के, वित्त मंत्री रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं भारत के, और बहुत सारे तमाम बड़े मुकदमे लड़ते हैं, जीतते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो कह रहे हैं कि हमें तो गर्व है। कई और नेताओं ने, महबूबा मुफ्ती कह रही हैं, बहुत सारे नेता कह रहे हैं कि भाई ये तो गर्व की बात है। अगर किसी को कहा जाए कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने दिमाग के इस्तेमाल से आप इन जगहों पर पहुंचे हुए हैं, तो ये तो गर्व की बात है। तो क्या कहीं गलती कर गए मोदी जी, इसको कहीं स्वीकार करेंगे, मानेंगे? सार्वजनिक रूप से नहीं, कम से कम व्यक्तिगत रूप से ही मान लें कि हाँ ये तो गलती हो गई, सब चढ़ बैठे हैं हमारे ऊपर। अब देखिए, जो लोग दिमागी नक्सल नहीं होते हैं वो गलती भी नहीं मानते। अच्छा, अब हो क्या रहा है, ये लोग गलती पे गलती कर रहे हैं, एक के बाद एक गलती कर रहे हैं। आपने देखा नड्डा जी, जेपी नड्डा साहब जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो उसी के बाद भर्ती हो गए एम्स के अंदर। खैर, मैं उनसे भगवान से प्रार्थना करता हूं स्वस्थ हो और दीर्घायु हो। लेकिन देखिए, जब आपके दिमाग पे इतना ज्यादा जोर होता है कि आप चीजों को जस्टिफाई नहीं कर पाते। आपने कहा 15 अगस्त को जो भाषण दे रहे थे तो आधे मंत्री सो रहे थे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था ये बोला क्या जा रहा है, कहां से तुम ये दिमागी नक्सल लिया है। अच्छा, एक देखिए राजस्थान गवर्नमेंट का एक निर्णय आ गया जी, क्योंकि वहां अशोक रांका गए, वहां संजय सिंह गए, बड़े बड़े नेता गए, वो स्कूलों के अंदर जाके वीडियोग्राफी कर रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं। बच्चे अल्फा जो है वो सड़क पे उतर रहे हैं। लखनऊ के अंदर सर्वोदय स्कूल के बच्चे बाहर निकल आए, वो कह रहे हैं 6 महीने से फिजिक्स का टीचर नहीं है, हमारी 6 महीने के बाद बोर्ड का एग्जाम है और फिजिक्स का टीचर नहीं है। अब बताइए, उनका अधिकार, बच्चों का अधिकार है कि नहीं कि वो उनको फिजिक्स का टीचर नहीं मिलेगा तो कैसे एग्जामिनेशन पास करेंगे? अच्छा, आपने देखा सड़क पे ना आए होते तो किसी को पता भी नहीं चलता कि 6 महीने पता भी नहीं चलता में हाँ फिजिक्स का टीचर नहीं है, बताइए जी। अच्छा, जो बच्चे सड़क पे उतर रहे हैं उनके काम भी हो रहे हैं। हाँ,
एक जगह बच्चे इकट्ठा हुए 250-300 तो सड़क बन गई, डीएम साहब ने उसी दिन सड़क बना दी। अलवर के अंदर 48 घंटे के बाद अमित शाह साहब को जाना था, अशोक रंका वहां हड़ताल पे बैठ गए, सारा का सारी चीज डिमांड मान ली गई। प्ले ग्राउंड भी होगा, बाथरूम भी साफ होगा, पंखे भी लगेंगे, टीचर भी क्लास में आएंगे। तो अब ये पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को ये प्रोत्साहन मिल रहा है कि अगर तुम सड़क पे नहीं उतरे तो तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी, सड़क पे उतरे तो तुम्हारी बात सुन ली जाएगी। अब वो देखिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर आंदोलन फैला चला जा रहा है। अब गलत निर्णय, अब वो वहां पे वहां के शिक्षा मंत्री ने आदेश कर दिया, जो ये ऊपर से दिल्ली से आदेश आया कि साहब वो आप जो है वीडियोग्राफी उसको बंद कर दीजिए। अरे उसके उल्टा कर्नाटका गवर्नमेंट ने जी मिश्रा जी, कर्नाटका गवर्नमेंट ने डीके शिवकुमार ने एक नया आदेश जारी किया है। उन्होंने जो जहां खाना बच्चे खाते हैं उसका सीसीटीवी फुटेज देके पेरेंट्स को उसका लिंक देते हैं। पेरेंट्स घर बैठ के देख सकते हैं उनके बच्चों का खाना कैसे बन रहा है, किस क्वालिटी का बन रहा है, सफाई का बंदोबस्त है कि नहीं, वो क्या खाना खा रहे हैं, क्वांटिटी ठीक है कि नहीं, क्वालिटी पेरेंट्स कैन मॉनिटर। बल्कि मैं तो ये चाहूंगा, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में पेरेंट्स को इन्वाइट किया कि आगे अंदर क्लास में बैठिए और टीचिंग देखिए और देखिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूं या बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, बाद में दोष मत देना कि मैंने नहीं पढ़ाया था। तो अपने बच्चों को देखो और मेरे देखो, और अगर मेरी पढ़ाई में तुम्हें कमजोरी दिखे तो आई विल गो एंड डिस्कस विद यू। देखिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो भी पेरेंट अपने बच्चे को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेजता है ये उसका अधिकार है, उसकी अमानत होती है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर। अमानत का ध्यान रखा जाए, हमारे देश की नेक्स्ट जनरेशन का, युवा पीढ़ी का ध्यान रखा जाए। अच्छे उन्हें साफ सुथरे टॉयलेट्स मिले, कमरे में पंखे मिले, टूटी हुई बिल्डिंग ना हो, प्ले ग्राउंड मिले, हर तरह की सुविधाएं उनको जो मिलनी चाहिए वो मिले। मैं भी जीआईसी इलाहाबाद का पढ़ा हुआ हूं, मैं भी वहां पे जो डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल था उसमें पढ़ा हुआ हूं, लेकिन हमने इतनी गंदगी मुझे कल्पना नहीं थी कभी होती थी। बिल्कुल साफ बिल्कुल माहौल होता था और टीचर बच्चों को पिता की तरह ट्रीट करते थे और पिटाई भी करते थे इसलिए कि तुम पढ़ नहीं रहे हो। आज के तारीख में टीचर्स क्लासेस भी नहीं आते, मतलब ही नहीं है, एक ही टीचर हर क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा है। तो ये जो अवनति हो रही है, हमारा देश विश्वगुरु कैसे बनेगा, हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा, हम 21वीं शताब्दी में कैसे बनेंगे। बल्कि यहां तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वहां पर्दा डाल रहे हैं कि साहब आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। और कर्नाटका गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसपेरेंसी दिखा रही है। आप ओपेकनेस इसलिए रखना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी इसलिए नहीं रखना चाहते हैं, आप असलियत से छिपना चाहते हैं, उसको छिपाना चाहते हैं। लेकिन अब हमारे देश का जेन अल्फा और जेन जी और ये जेन अल्फा के जो माता पिता हैं वो भी कहेंगे यार बच्चे क्या गलत कह रहे हैं यार, टीचर होना चाहिए, पंखा होना चाहिए, टॉयलेट साफ होना चाहिए, प्लेग्राउंड होना चाहिए, किताबें होनी चाहिए, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। बच्चे क्या गलत मांग रहे हैं, तो पूरे पेरेंट्स भी बच्चों के साथ जुड़ जाएंगे। और जितने ज्यादा आप सख्ती करेंगे जेन जी और जेन अल्फा के साथ, उतने पेरेंट्स उनके साथ जुड़ते चले जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगी। दरअसल ये दोनों ही चीज़ें हैं सर, जो आप कह रहे हैं कि ओपेकनेस नहीं रहनी चाहिए, आपके पास छिपाने के लिए क्या चीज़ है। इधर आप छिपा रहे हैं कि कोई चीज़ दिखाई न पड़े और छिपाने की कोशिश लगातार हो रही है। वहीं जो ये सवाल पूछ रहे हैं यानी उसको डिस्क्लोज कर रहे हैं, उनको आप कह दे रहे हैं कि दिमागी नक्सल हैं। उसके पहले वो लोग अर्बन नक्सल होते थे। कलम लेकर यानी जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं वो नक्सल हैं। नक्सल का मतलब कि वो सामाजिक गतिविधियों के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं। तो ये पूरी की पूरी एक जो संस्कृति है और इस संस्कृति के आधार पर आप एक वेलफेयर स्टेट को चलाना चाहते हैं, ये अब लग रहा है कि बहुत भारी पड़ रहा है और एक के बाद एक गलतियां सरकार से होती चली जा रही हैं। इधर ये आप बोल दे रहे हैं कि दिमागी नक्सल और उधर कह दे रहे हैं कि आप किसी स्कूल में वहाँ की तमाम गतिविधियों की, वहाँ की कमियों की आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते, वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। ये क्या दिखा क्या रहा है? ये आंदोलनों का जो सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है उसका दबाव है, या सरकार एक साथ उसकी बहुत सारी खामियां जो है वो बिल्कुल सतह पर आ गई हैं और उनके खिलाफ लोग सतह पर आ गए हैं। इसी बीच में आप वंदे मातरम को, कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम के मुद्दे पे कांग्रेस को घेर रहे हैं। उस वंदे मातरम को जिसका आपने कितना सम्मान किया वो इतिहास की किताबों में लिखा हुआ है, और कांग्रेस ने वंदे मातरम को क्या किया है उसको भी लोग जान रहे हैं। तो क्या कई स्तरों पर ये एक तरीके से कहा जाए कि ऐसे कदम जाने अनजाने बीजेपी और बीजेपी के लोग उठाते चले जा रहे हैं जो कहा जाए कि अपने ही बुने जाल में घिर रहे हैं, फंस रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह है, उन्होंने हिंदू मुसलमान का मुद्दा इसलिए गर्म रखा पिछले 12 साल से, और गोदी मीडिया ने उसका पूरा साथ दिया। केवल हिंदू मुसलमान, केवल हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद ये किया, मुगलों ने ये किया। अरे यार, मुगलों ने किया, आज के मुसलमान जो है मुगल थोड़ी हैं।
ये मुसलमान डिफरेंट हैं, ये सब हिंदू से कन्वर्जन वाले लोग हैं। अच्छा, मोहन भागवत कहते हैं हिंदू ही हैं, ये कन्वर्टेड है। यार कन्वर्टेड है तो काहे मार रहे हैं उनको यार, काहे जबरदस्ती उनसे कर रहा है? जो कर रहे हैं करने दो। मुगलों से उनकी कंपैरिजन क्यों कर रहा है जब खुद कह रहे हैं वो मुगल नहीं है? लेकिन अब मुश्किल क्या हो गई है, भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य नैरेटिव था वो चेंज हो गया जी। अब गोदी मीडिया भी चाहकर भी हिंदू मुसलमान नहीं, क्योंकि आज के तारीख में समाज के अंदर डिस्कशन क्या हो रहा है? एजुकेशन पे, शिक्षा पे। अब शिक्षा और एजुकेशन पे अगर डिस्कशन हो जाएगा तो बीजेपी कैसे जीत जाएगी? फिर नैरेटिव कैसे बना पाएगी? अच्छा, अब ये नैरेटिव हटने वाला भी नहीं है। अब तो बिहार के अंदर भी आंदोलन कब से शुरू हो रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी शुरू हो रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर भी हो रहा है, बंगाल के अंदर लाखों लोग सड़क पे आ गए, आपको पता होगा जी। बंगाल के अंदर लाखों लोग सड़क पे आ गए, बच्चे सड़क पे आ गए। राजस्थान के अंदर हो रहा है। मतलब हर जगह, हर शहर के अंदर, हर स्कूल के अंदर, हर कॉलेज के अंदर। तो नैरेटिव जो इन्होंने बड़ी मुश्किल से मेहनत करके लाखों करोड़ रुपए खर्च करके हिंदू मुसलमान बनाया था, और इधर राम जन्मभूमि में चोरी और नैरेटिव चेंज होकर शिक्षा पे आ गया, जो ये कभी चाहते नहीं थे इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री वाले। तो अब ये लग रहा है कि अब एक तरीके से लगा होगा कि एक बार फिर इन सारी चीज़ों से हम विपक्ष को घेरें, लेकिन घिर खुद जा रहे हैं। अब इन स्थितियों में अगर आप देखें कि ये जितने मुद्दों पर सरकार घिरी हुई है, ख़ास तौर पे चाहे वो चढ़ावा चोरी हो, चाहे ये शिक्षा का मुद्दा हो। अब यूजीसी यहाँ पर एनटीए ने फिर यूजीसी की 3 सब्जेक्ट की परीक्षाएं रद्द कर दी। यानी सरकार अपनी गलतियां भी मान रही है, लेकिन गलतियों को सुधारने की कोशिश भी नहीं कर रही है। इसके ज़रिए वो क्या मैसेज देना चाहती है? एनटीए को भंग करने की मांग जो जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी जुटे हुए थे, नीट का मुद्दा उस समय सबसे प्रोमिनेंट था, उसके बाद कि एनटीए को भी भंग कर दिया जाए, ये बिल्कुल नाकाम संस्था है, फिर से अब एक दिखाई पड़ गया है। उस एनटीए को क्लीन चिट देते हुए अपनी कुर्सी कुर्बान कर दी धर्मेंद्र प्रधान ने। तो आखिर सरकार को क्या लगता है कि वो अपने ही हिसाब से काम करती रहेगी, मांगों के आगे झुकेगी नहीं? हालांकि अब तो झुकना शुरू कर दिया है, लेकिन इस एनटीए जैसी संस्था को लेकर इतना, या सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि उसी को बनाए रखना है, उसकी जगह पर कोई एक जिसको कहा जाए कि एक प्रोफिशिएंट कोई संस्था खड़ी करे, या उसी को कम से कम सुधार दे, उसको जो लोग उसको देखने वाले हैं। एक ही तरीके से वो परीक्षा ले रही है, धांधली हो रही है, परीक्षा कैंसिल हो रही है, वही तारतम्य लगातार चलता चला जा रहा है। देखिए मिश्रा, ये असल में मुश्किल क्या हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी, अब जैसे देखा जब 4 स्कूल को मर्ज करके एक जगह किया गया था, लड़कियां स्ट्राइक पे चली गई, अब वो मर्जर का इन्होंने आइडिया छोड़ दिया जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि लोग पढ़ें। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लोगों के दिमाग के अंदर सोच ना हो, चिंतन ना हो जी। और इसीलिए उन्होंने दिमागी नक्सल कह के एक अटैक किया था। वो चाहते हैं कि आप जो है हिंदू मुसलमान में फंसे रहिए, मंदिर मस्जिद में फंसे रहिए। लेकिन अगर ये हिंदू मुसलमान में फंसे रहेंगे भैया, तो 21वीं शताब्दी में देश को हम कैसे ले जाएंगे? हमें देश को आगे बढ़ाना है, साइंटिफिक माइंडसेट को आगे रखना है, हमें देश को एकजुट करना है, 145 करोड़ को एकजुट करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लोग ना पढ़ें। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चाहते थे कि लोग पढ़ें। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लोग जब पढ़ेंगे तो वो जिज्ञासा करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। इसलिए मोदी ने कहा दिमागी नक्सल कि भाई जिनके दिमाग में सोच है, जिनके दिमाग में जिज्ञासा है, वही तो आगे कुछ प्रश्न पूछेगा। अगर आपके दिमाग में सोचे नहीं, आप कौन लेके निकल गए, सुबह से शाम तक आप जो है जो हुई है वही जो राम रचि राखा जाहे विधि राखे, राम ताहे विधि रहिए गाते रहेंगे। कहेंगे ठीक है यार, भूखे हैं, 3 दिन से खाना नहीं मिला, चाहे विधि राखे, राम ताहे विधि रहिए। अरे यार, जो भगवान ने भी कहा था कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए कर्म करना पड़ेगा। ईरान देखिए, मुस्लिम कंट्री है, लेकिन जब उन्होंने अमेरिका से लड़ाई हुई, सिद्ध हो गया ना कि वहां की 97% औरतें जो है पढ़ी लिखी हैं, और मिसाइल टेक्नोलॉजी में औरतें भी काम करती हैं। अरे यार, रिलीजन अलग है यार, रिलीजन, आई एम ऑल्सो रिलीजियस, वन हैज टू बी रिलीजियस, लेकिन रिलीजन के साथ आपको साइंस को भी अडॉप्ट करना है, साइंटिफिक माइंडसेट को भी अडॉप्ट करना है, जिससे देश 21वीं सेंचुरी में आगे बढ़ सके। वो आप करना नहीं चाहते हैं। बच्चों को चाहते हैं अनपढ़ बने रहें, दकियानूसी बने रहें और ढपोर शंकी बने रहें, और 21वीं शताब्दी में हमारा देश पिछड़ जाएगा। इसी बात की हमको चिंता है, इसीलिए इनका विरोध हम करते हैं। तो ये जब आप अगर शिक्षा नहीं देना चाहते हैं कि लोग ना पढ़े लिखें, या कुछ लोग पढ़े लिखे, बाकी ज़्यादा एक बहुसंख्यक आबादी जो है वो यूं ही अपना
डिग्री लेती रहे और नाम मात्र की पढ़ाई करते रहे, ये सोच है। इस सोच के आधार पर 2047 में जो लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री ने, या मान लीजिए चलिए फिर से अगर उसको बढ़ा देंगे कि हम विकसित देश बन जाएंगे, कैसे बन पाएंगे? कहीं कोई उम्मीद दिखाई पड़ रही है? नहीं नहीं, वो तो 2047 में कह देंगे, 2147 में कह देंगे, 2247 फिर 2347, उसकी आप चिंता मत कीजिए। भाई आपको अगर मान लीजिए कलकत्ता जाना है दिल्ली से, तो कलकत्ता की तरफ जाएंगे ना भाई। जब जाएंगे तो लखनऊ रास्ते में पड़ेगा या कानपुर पड़ेगा, ये कहेंगे ना मैं लखनऊ पहुंच गया हूं, कलकत्ता जा रहा हूं। अब पता चला, आपने सुबह उठ के देखा मैं तो कोटा पहुंच गया, मैं तो नासिक पहुंच गया। यार तुम्हें जाना कलकत्ता था, तुम तो नासिक पहुंच गए। आगे बढ़ती हुई गति तो दिखाई पड़े, तो सही डायरेक्शन में हो, ये तो दिखाई पड़े। लोन बढ़ते जा रहे हैं, जीडीपी कम होती जा रही है, पॉवर्टी बढ़ती जा रही है, भुखमरी बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। तो सही डायरेक्शन में हो तभी तो लगेगा कि तुम आगे बढ़ोगे। अब 2047 कह दो, 2147, उससे कोई अंतर नहीं। एवरीबडी नोज 2014 के बाद हर इंडिकेटर्स पे हम पिछड़ रहे हैं। जब पिछड़ रहे हैं तो आगे कैसे बढ़ेंगे भाई? 2014 में आपने कहा था अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख मिलेंगे, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं होगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, विदेश नीति, हर जगह तो आप पिछड़ रहे हैं। महिला न्यूट्रिशन में आपकी हालत बुरी है, हर जगह पे पॉवर्टी इंडेक्स, एवरीवेयर यू आर लैगिंग बिहाइंड। तो जब आप पीछे खिसक रहे हैं, मान लीजिए आपकी पोजीशन छठी क्लास में फर्स्ट आती हो, 7वीं में आप थर्ड आ जाएं, फिर उसके बाद 10th आ जाएं, फिर 20th आ जाएं, फिर 30th आ जाएं, और फिर कहेंगे मैं अगले साल फर्स्ट आ जाऊंगा। अरे यार तुम भुलक रहे हो, तुम नीचे जा रहे हो, तुम्हारा डिटोरिएशन हो रहा है। डिटोरिएशन से क्या, हम लोग जैसे मैनेजमेंट साइंस पे एक्स्ट्रापोलेट करते हैं चीज को, ट्रेंड एनालिसिस को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। ट्रेंड लाइन जो है ऊपर जा रही है कि ट्रेंड लाइन नीचे जा रही है? जब ट्रेंड लाइन नीचे जा रही है तो 2047 में ऊपर कैसे चले जाओगे? तो लगता नहीं है कि विश्व गुरु बन पाएंगे? भागवत जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि काफी करीब पहुंच चुके हैं, थोड़ा ही बचा हुआ है। नहीं, विश्वगुरु तभी बनेंगे जब, विश्वगुरु तभी बनेंगे जब साइंटिफिक माइंडसेट होगा। बच्चों को हमारे बेसिक शिक्षा और सेकेंडरी स्कूल उनको पढ़ने को मिलेगा। टीचर्स क्लास के अंदर आएंगे, सही से उन्हें पढ़ाएंगे जैसे हमको बचपन में पढ़ाते थे। अच्छे क्लासरूम्स होंगे, अच्छे प्लेग्राउंड्स होंगे, बच्चों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगे। अगर बच्चे 1.5 फुट पानी के अंदर कीचड़ में चलते हुए स्कूल के अंदर आएंगे, और वहां पे टॉयलेट ऐसे होंगे जैसे एक अभी डांडिया करके एक है, उन्होंने ये टिप्पणी की कि भारत के एक भी स्कूल ऐसा दिखा दीजिए जो अमेरिका के एनिमल हॉस्पिटल से बेटर हो। यही वास्तविकता है। सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। नटी, अब हमारे जमाने में तो टीचर्स आते थे, सफाई होती थी, पीने का पानी। अब ये कल दिखा रहे थे वहां पे लड़कियों के स्कूल में हैंडपंप से बिल्कुल गंदा पानी, पीला पानी आ रहा है, बच्चे वो पानी पीते हैं। इससे विश्वगुरु बनेंगे आप बच्चों को पीने का पानी नहीं दे पा रहे हैं। आज आ रहा है कि दिल्ली के आसपास जितने भी इलाके हैं, इसके अंदर जो अंडरग्राउंड वाटर है, 90% जगह पे ऐसा है जो पीने योग्य नहीं। आपने कल अखबार में पढ़ा होगा, रेलवे स्टेशन का जो पानी है उसमें वो बैक्टीरिया है जिससे आदमी बड़े बड़े रोग हो सकते हैं। हमारे जमाने में तो हम तो स्कूल के अंदर चुल्लू लगा के पानी पीते थे, स्टेशन के अंदर पानी पीते थे। हर जगह पानी जो है दूषित हो गया। सरकार को कोई मतलब नहीं, ऐसे भी शुरू बनेंगे। अभी इन परिस्थितियों में जिस तरह से अब स्कूल के बच्चे निकल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बेहद गरीब बच्चा अपने स्कूल की रिपोर्टिंग कर रहा है। वो बता रहा है, ये देखिए यहाँ हम लोग पढ़ते हैं, ज़मीन में बैठ के अपना बोरा ले आते हैं, पीने का हैंडपंप दिखा रहा है कि इसमें तो पानी नहीं आता। ये जो जागरूकता इन बच्चों में दिखाई पड़ रही है, इसका आप फ्यूचर कहाँ तक देखते हैं? या ये अब शुरुआती दौर में है, अभी इसको थोड़ा प्रोत्साहित किया जा रहा है, दबाया नहीं जा रहा है, लंबा खींच पाएगा ये, या फिर कुछ दिनों के बाद इस तरह के प्रोटेस्ट करने वाले बच्चों को डरा धमका कर मारपीट कर बैठा दिया जाएगा? या नहीं, ये बढ़ता जाएगा। 10-12 साल के बच्चों को न डराया जा सकता है, न धमकाया जा सकता है। उनके माँ बाप भी अब जागृत हो गए हैं कि हमारे बच्चों का अधिकार है, उन्हें पढ़ाई मिले, और ये टीचर का कर्तव्य है क्लास में आए और पढ़ाए। और टीचर अगर नहीं पढ़ाएगा तो हम बच्चों के साथ खड़े हैं। और 10-12 साल के बच्चों को ना कुछ कह सकते हैं, ना डरा सकते हैं, ना दबा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे घर के सबसे छोटे सदस्य हैं। अरे कलियां हैं हमारे, जैसे बगिया की कलियां होती हैं। जेनजी तो चलिए तब भी फूल बन गए हैं, ये जो जेन अल्फा हैं ये बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं। इनको हम, और ये मानी बात है, हमारे आंखों के तारे हैं, इनको ना कुछ कर पाएंगे। और ये इनका अधिकार है जो ये मांग रहे हैं, इनकी जेन्युइन डिमांड्स हैं। और सरकार को चाहिए स्कूल को ठीक करें और हर चीज का प्राइवेटाइजेशन करके, क्योंकि गरीब घर के बच्चे जो हैं
वो ना प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं, ना पढ़ा सकते हैं, ना प्राइवेट हॉस्पिटल में वो अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन का इन्होंने शगल छोड़ रखा है और स्कूलों को होटल में और बड़े बड़े पूंजीपतियों को सौंपने का जो उन्होंने षड्यंत्र रचा है, उनको रोक देना चाहिए। इन बच्चों के प्रभाव को ये रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जन अल्फा जो है ये हमारे भविष्य को सुधारने वाले हैं और हम इन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम इनके साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, तो इनको एक दिक्कत यह है कि ये जो 10-12 साल 15 साल के बच्चे हैं, इनको देश विरोधी भी नहीं बता पा रहे हैं, इनको पाकिस्तानी भी नहीं बता पा रहे हैं, इनको ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि कोई टूल किट काम कर रहा है। ये बड़ी विकट स्थिति है। लेकिन अब सवाल यही है कि ये बेचारे कितने समय तक प्रदर्शन कर पाते हैं, कितने दिनों तक इनकी मांगें मानी जाती रहेंगी, क्योंकि हर कोई स्कूल, जो आपने कहा भी कि कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ कमियाँ ना हो, कोई ऐसी कॉलेज नहीं है जहाँ पर दिक्कतें ना हो, लेकिन अब ये दिक्कतें उनको लेकर ये सामने आ रहे हैं। तो ये सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती तो है ही। सरकार कितने दिन तक इस चुनौती को स्वीकार करती रहेगी? मतलब ये भी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अभी तक ये माना जाता था, जब सरकारी स्कूल में टीचर आता था तो अपने कहता था बच्चे से, अपने बाप से कहना 2 किलो दूध भेज दे, किसी से कहता था गेहूं भेज दे, किसी से कहता चावल भेज दे, क्योंकि स्कूल वाले, गांव वाले समझते थे कि एहसान कर रहा है टीचर, बच्चों को पढ़ा रहा है। अब ये बच्चे भी कह रहे हैं भैया पढ़ा बड़ा कुछ नहीं रहा है, तो पैर दबाता है, सारे दिन क्लास में सोता रहता है, हमको पढ़ाता नहीं है और हमें जमीन पे बिठा के और खुद अपना कुर्सी में खर्राटे ढेलता है और उनसे पैर दबाता है। अब देखिए वो स्थिति नहीं है, बच्चे जागृत हैं और ये बच्चों को अब ये पता भी चल गया है कि जिन जिन स्कूल के बच्चों ने आंदोलन किया है उनकी मांगे भी पूरी हो गई हैं और टीचर क्लास पे आने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट नहीं है कि बच्चे अपने बलबूते पे पढ़ लें और अपना एग्जाम पास कर लें और अपना कैरियर बना लें। और ये टीचर्स को तनख्वाह इसी बात की मिलती है और सरकारी स्कूल के टीचर्स को अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, तो वो बच्चों को पढ़ाएं, उनका मार्गदर्शन करें और ना पढ़ाएं तो नौकरी छोड़े और भैंस चराएं। अच्छा, इस चीज़ जो छात्रों की, युवाओं की जो मांगे हैं या उनके जो आंदोलन है, उनका जो पोटेंशियल है, सरकार ने भी महसूस किया है। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब इनको हम पढ़ाने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलवाएंगे। अब ये आप देखें कि मतलब मेरा ये मानना है कि अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलवाने की बात कर रहे हैं, अभी तक सरकार खुद ही कहती थी कि हम शिक्षा व्यवस्था को इस तरह की बनाएंगे कि कोचिंग की ज़रूरत ना रहे। यानी आप मानकर चल रहे हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था लेकर आप चल रहे हैं, जो आपने बनाई है 10 साल में, आप जिसको आगे बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब वो फेल हो गई अब, क्योंकि आप उस कोचिंग की अहमियत को ही नहीं स्वीकार कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं स्वीकार कर रहे हैं। आप खुद भी अब उस लाइन में आने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश क्या कर रहे हैं, आपने घोषणा कर दी है। तो ये सरकार खुद कोचिंग चलाएगी तो फिर जो प्राइवेट कोचिंग वाले हैं उनके ऊपर कैसे नकेल कस पाएगी? नहीं नहीं, देखिए उनका मकसद ये है, जैसे जेएनयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, मद्रास यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके बड़े बड़े कैंपसेज हैं, लाखों करोड़ों के कैंपसेज हैं। वो कहेंगे कोचिंग घर बैठ के ऑनलाइन करेंगे। यार क्या यूनिवर्सिटी की जरूरत है भाई, क्या कैंपस की जरूरत है, क्या लैंड की जरूरत है? अडानी जी को सब दे देते हैं, वहां पे अपना रेजिडेंशियल स्टेट बनाएंगे, वहां होटल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, लाखों करोड़ों कमाएंगे। यूनिवर्सिटी को बंद कीजिए, कोचिंग होगी और कोचिंग कौन देगा? आरएसएस को देंगे और वहां पे आपको सुबह शाम जो है वो यही सब इधर उधर की चीजें पढ़ाएंगे। आपको साइंटिफिक माइंडसेट की जरूरत नहीं होगी, आपको यही हवन कराएंगे, कभी पूजा कराएंगे, कभी कुछ करेंगे। आप जो है 21st सेंचुरी में नहीं जा पाएंगे। पूजा कीजिए लेकिन अपने समय पे कीजिए और बाकी समय में देश को आगे ले जाने के लिए अपना माइंडसेट साइंटिफिक रखिए, ये जरूरत है। ये आरएसएस के टीचर्स रखेंगे। आज इन्होंने हर जगह आरएसएस और उन्हीं के अपने कार्यकर्ताओं को वाइस चांसलर बना दिया है, टीचर बना दिया है। ये कोचिंग सेंटर में भी उनका कब्जा करा देंगे और यूनिवर्सिटी कैंपसेस को प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे और वहां पे फिर केवल रेजिडेंशियल कॉलोनीज बनेंगी और लाखों करोड़ रुपए अडानी जी कमाएंगे। तो ये एक मेरा आखिरी सवाल है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, ये जो 2047 में विकसित भारत वाली बात है और विश्व गुरु जहां हम पहुंच चुके हैं, थोड़ा बचे हुए हैं शायद, ये दोनों एक ही बातें हैं या फिर अलग अलग हैं? सरकार का मकसद दोनों एक साथ अचीव करना है या फिर ये विकसित भारत किसी और के लिए बना रहे हैं और विश्व गुरु किसी और के लिए बना रहे हैं? देखिए उनका मकसद केवल एक है, उन्हें यहाँ पे आरएसएस को एस्टेब्लिश करना है और बिल्कुल उसी प्रकार का शासन स्थापित करना है जैसे जर्मनी में था, जैसे इटली में था, जैसे नॉर्थ कोरिया में है, जैसे चीन में है, जैसे रूस में है। लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, मनुवाद को स्थापित करना चाहते हैं और वर्ण व्यवस्था को आगे बढ़ा के, जैसे आपने देखा खड़गे साहब
जब वहां गए उत्तराखंड के अंदर, तो जब उन्होंने अपनी मीटिंग कर ली, वहां पे हवन करा के उसका शुद्धिकरण कराया। तो यही वही मनुवादी व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं। ये केवल ये चाहते हैं कि उसी प्रकार का वर्णवाद चले कि दलित ना पढ़ पाए, गरीब आदमी ना पढ़ पाए, मध्यम वर्ग वाला ना पढ़ पाए, कुछ ही लोगों के हाथ में सारी चीजें हो जाएं और हर चीज जो है आरएसएस के हाथ में आ जाए। ये कोई विश्वगुरु नहीं बनाना चाहते, केवल नॉर्थ कोरिया मॉडल को ये फॉलो कर रहे हैं। यानी ये विकसित भारत लक्ष्य है कि वो भी नहीं है? मान लीजिए विश्व गुरु। नहीं नहीं, कोई नहीं। कहां विकसित भारत बन रहा है भाई? ये विकसित भारत है जहां हमारे स्कूल के बच्चों को जो है गंदा पानी मिल रहा है, बदबू लगे हुए टॉयलेट्स हैं, क्लास में टीचर्स नहीं आ रहे हैं, छतें गिर रही हैं। ये ऐसे विकसित भारत बनेगा? अरे विकसित भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है गुड एजुकेशन सिस्टम। और गांव के बच्चों में प्रतिभा इतनी ज्यादा होती है कि अगर उनको सही में अच्छे क्लासरूम मिल जाए, अच्छे टीचर मिल जाए, तो उसके बाद वो पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। लेकिन वही आप नहीं दे रहे। आप उन्हें एजुकेशन से हटा रहे हैं, आप उनको अंधविश्वास की तरफ ले जा रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ उनको भड़का रहे हैं। तो कैसे विश्वगुरु हम बन पाएंगे? चलिए देखते हैं। लेकिन दावा तो किया जा रहा है कि बन रहे हैं। अब कैसे बन सकते हैं, अब ये तो बनाने वाले बता सकते हैं जो सिस्टम में बैठे हुए हैं और जिन्होंने टारगेट रखा हुआ है विश्वगुरु बनाने का भी और 2047 में विकसित भारत बनाने का भी। क्या कुछ होता है देखते हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। और बहुत सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे सरकार फंसी हुई है, लेकिन 2047 का टारगेट रखा गया है विकसित भारत का और विश्वगुरु बनाने का। लेकिन गंभीर सवाल खड़े किए हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी ने कि देश की शिक्षा व्यवस्था जहाँ पर ऐसी हो, स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी हो, तो अपने मन में सोच लेने से नहीं होता है। पूरी दुनिया भी देख रही है और हम खुद भी देख रहे हैं कि हम कहाँ पर हैं और क्या इसे ही विकसित भारत कहा जाएगा और ऐसे ही विश्वगुरु बना जाएगा। बड़ा सवाल है। इस कार्यक्रम को भी यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।